दोस्तों 5000 सीरीज जिसका हम वेट कर रहे थे बेसब्री से, वो लॉन्च तो हो गया, लेकिन 5000 सीरीज में क्या अपग्रेड किया गया है, 4000 सीरीज से क्या डिफरेंस है, ये पता होना भी तो जरूरी है ना। हम लोगों को ये पता होना उतना ही जरूरी है जैसे हम कॉलेज चूज करने जाते हैं ना, तो कौन से कॉलेज में एडमिशन लें, कौन सा डिग्री सेलेक्ट करें, उसी हिसाब से हमको यह भी पता होना बहुत जरूरी है कि भाई RTX 5000 सीरीज में क्या अपग्रेड किया गया है एंड 4000 सीरीज से कंपेयर करें तो क्या डिफरेंसेस देखने को मिलता है। वैसे हम कुछ गेम भी आपको दिखाएंगे कि गेम में हमको मल्टी फ्रेम जनरेशन का फायदा कहां देखने को मिलता है, ये 2x 3x 4x एक्चुअली में कितना रोल प्ले करता है एंड क्या उस फ्रेम जनरेशन से हमारे लाइफ में काफी मेजर चेंज आने वाला है या एग्जैक्टली AI में कुछ चेंज किया गया है, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके पहले कि हम वहां जाएं, हम ये जानना चाहेंगे कि भाई ये टेंसर कोर्स, ये कूडा कोर्स, ये जनरेशन एग्जैक्टली में हुआ क्या है, चेंजेस क्या है। और गाइस ये जानना बहुत जरूरी है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है इससे क्लैरिटी मिलता है, एक बैक ऑफ द माइंड समझ में आता है कि हां जो मैं डिसीजन लेने जा रहा हूं वो बहुत सही डिसीजन लेने जा रहा हूं। तो चलो पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि RTX 4000 सीरीज और 5000 सीरीज में डिफरेंसेस क्या है और कौन सा जनरेशन का लीप है एग्जैक्टली। 5000 सीरीज एग्जैक्टली ये ब्लैकवेल आर्किटेक्चर के साथ देखने को मिलता है। कुछ जनरेशन में अडा जनरेशन भी देखने को मिलता है। ये अडा लोवलेस आर्किटेक्चर है क्या? ये एग्जैक्टली 4000 आर्किटेक्चर जो है उसको हम लोग अडा जनरेशन कहते हैं। जैसे कि इंटेल में हम अल्ट्रा 7 i7 ये सब डिस्कस करते हैं, वैसे यहां जनरेशन की बात है, लूनर लेक, मेटियोर लेक, वैसे यहां पर अडा एंड ब्लैकवेल ये कहते हैं। तो वैसे तो जनरेशन लीप है, लेकिन कुछ 5000 सीरीज में अभी भी आपको पुराने वाले आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं, लेकिन मोस्टली जितने भी 5000 सीरीज हैं वो ब्लैकवेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको नेक्स्ट जेन कंज्यूमर जीपीयू कहा जाएगा विथ ऑल द कैपेबिलिटीज ऑफ गेमिंग एंड प्रोफेशनल। एंड कुछ जो स्लिम ट्रिम लैपटॉप होंगे लाइक आइडियापैड प्रो 5 हो गया, योगा स्लिम 7 हो गया या आपका जेन बुक हो गया, उसमें हो सकता है कि अभी भी अडा आर्किटेक्चर को ही यूज किया जाए। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मोस्टली जितने भी 5000 सीरीज हैं इवन गेमिंग लैपटॉप वाले वो ब्लैकवेल पर ही शिफ्ट होने वाले। सो जो ये लीप है दोस्तों RTX 4000 सीरीज अडा लोवलिस्ट आर्किटेक्चर से RTX 5000 सीरीज ब्लैकवेल आर्किटेक्चर पर, ये एक जनरेशनल बंप है, जंप है, जो भी समझिए। इट्स अ फुल आर्किटेक्चरल इवोल्यूशन। अब मैं आपको एक ब्रेकडाउन दिखाऊंगा जिसमें आपको मोस्ट इंपैक्टफुल चेंजेस देखने को मिलेगा RTX 4000 सीरीज में एंड 5000 सीरीज में, और हर एक चीज एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये कूडा कोर क्या होता है, टेंसर कोर्स क्या होता है। जो पहला पॉइंट है वो है प्रोसेस नोड। प्रोसेस नोड क्या होता है? ये आपका जो सेमीकंडक्टर प्रोसेस डिजाइनिंग होता है, आपके जीपीयू में जो ट्रांजिस्टर्स यूज होता है उसके साइज को हम कहते हैं। तो ये आपको दोनों में ही 5 नैनोमीटर का मिलता है, मतलब साइज में चिपसेट के कोई डिफरेंस नहीं लाया गया है। दूसरा पॉइंट है टेंसर कोर्स। अब ये टेंसर कोर्स होता क्या है पहले जान लीजिए। तो भाई टेंसर कोर्स एनवीडिया के जीपीयू के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो मैट्रिक्स ऑपरेशंस को एक्सेलरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अभी मैट्रिक्स ऑपरेशंस क्या होता है अभी बताता हूं। मैट्रिक्स नॉर्मली कोई भी एग्जीक्यूशन हमारे सिस्टम में नंबर्स के बेसिस पर होता है, तो यहां पर कंसीडर करते हैं अल्फाबेट्स, आगे बताऊंगा। खासकर उन टास्क के लिए जो डीप लर्निंग और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में यूज होता है, वहां पर मैट्रिक्स ऑपरेशंस की बात आ जाती है और उसके एक्सेलरेशन की बात आ जाती है। ये कोर्स मिक्स्ड प्रेसिशन कैलकुलेशन में काफी एफिशिएंट होते हैं, जहां पर काफी कैलकुलेशंस को एक साथ एग्जीक्यूट करना होता है। थोड़ा टफ है समझना गाइस, बताता हूं। जहां स्पीड और एक्यूरेसी के बीच परफेक्ट बैलेंस बनाना होता है, और ये बैलेंस लिटरली टेंसर कोर्स में आपको बेहतर एग्जैक्टली 5000 सीरीज में हमको बेटर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि न्यूरल नेटवर्क का ट्रेनिंग इंटरफेरेंस प्रोसेस, जो न्यूरल नेटवर्क की बात आ गई थी, न्यूरल नेटवर्क प्रोसेसिंग कैसे करें, ये अब पहले से बेटर हो गया है। जो मैंने बोला ना मैट्रिक्स ऑपरेशन को एक्सेलरेट करने के लिए यूज होता है, ये मैट्रिक्स एप्लीकेशन क्या होता है ये थोड़ा जान लें। अब देखो एक मैट्रिक्स क्या है, दीज आर नंबर्स, और इन नंबर्स को हम थ्रेड्स के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। जीपीयू जो है अपना वो हर एक इंडिपेंडेंट थ्रेड्स को कैलकुलेट करता है, और ये जो थ्रेड्स हैं इन्हीं के बीच में ए रो की तरह काम करता है और बी कॉलम की तरह काम करता है। ए और बी को अगर हम मैट्रिक्स समझें तो एक टेबुलर फॉर्म में जिसमें डेटा एंट्री होती है सिस्टम से, या अगर हम गेम खेल रहे हैं कोई इनपुट दे रहे हैं, फिर उसको इंडिपेंडेंट थ्रेड्स, जो थ्रेडिंग होती है, लॉजिकल थ्रेड्स एंड ऑल जो हम बात करते हैं, तो जो थ्रेडिंग होती है उसको इंडिविजुअली कैलकुलेट करने के लिए काम आता है।
सिंपल शब्दों में बताऊं तो टेंसर कोर्स जो है वो आपका मल्टीपल कैलकुलेशंस एंड एग्जीक्यूशन को बेहतरीन और फास्टर वे में कर कर आपको दे सकता है विद अ प्रिसीजन स्ट्राइक, नॉट स्ट्राइक बट प्रिसीजन कैलकुलेशंस विदाउट एनी मिस्टेक। तो 4000 सीरीज में आपको फोर्थ जनरेशन का टेंसर कोर्स देखने को मिलता है और अब जो है वो फिफ्थ जनरेशन का 5000 सीरीज में देखने को मिलता है। अब डिफरेंसेस क्या है, सिर्फ जनरेशन का नाम चेंज कर दिया कि कुछ और है। इसमें आपको FP4 का सपोर्ट मिलता है। अब ये FP4 को भी थोड़ा समझ लीजिए, आइडिया लग जाए। FP4 यानी 4 बिट फ्लोटिंग पॉइंट एक लो प्रिसीजन डेटा फॉर्मेट है जो एनवीडिया का ब्लैकवेल टेंसर कोर्स है, मतलब 5000 सीरीज में ही आता है। एआई ट्रेनिंग और इन्फरेंस को फास्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये फॉर्मेट कैलकुलेशन की स्पीड जो है उसके एक्यूरेसी को काफी बढ़ा देता है, जिससे कि प्रोसेसिंग तेजी से होती है, सिंपल सी बात है, और पावर कंजम्पशन भी कम हो जाता है, खासकर लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे एआई सिस्टम में। तो इसको FP4 को इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया सो दैट कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल को सपोर्ट जो है वो बेटर किया जा सके 5000 सीरीज में। अब रीट्रेसिंग कोर्स, हम रीट्रेसिंग हर गेम में डिस्कस करते हैं कि भाई रीट्रेसिंग में गेम चलेगा कि नहीं, रीट्रेसिंग मीडियम, रीट्रेसिंग लो, रीट्रेसिंग अल्ट्रा। लेकिन रीट्रेसिंग में भी कोर्स का डिफरेंसेस होता है एंड टेक्नोलॉजी का डिफरेंसेस होता है। एग्जैक्टली करता क्या ये है, जैसे कि कोई लाइट हो गया, कोई शैडो हो गया, एक इफेक्ट हो गया, वो सारी चीजें रीट्रेसिंग कोर्स डिसाइड करता है कि किस लेवल का आपको देखने को मिलेगा। तो अब आपको 5000 सीरीज में फोर्थ जनरेशन विद मेगा ज्योमेट्री, मतलब एक साथ कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस को, सारे सिनेरियोस को एक ज्योमेट्री में डिसाइड कर सकता है। लेकिन पहले ये चीज थर्ड जनरेशन की देखने को मिलती थी। उस वक्त नहीं होता था, क्या होता था, लेकिन इस बार कम पावरफुल प्रोसेसर भी आपके 4000 की बड़े प्रोसेसर से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, ये इसका मतलब है। शेडर एग्जीक्यूशन क्या है ये पहले जान लेते हैं, फिर आपको डिफरेंसेस पता चलेगा कि अभी हमको क्या देखने को मिलता है। अब ये शेडर एग्जीक्यूशन क्या होता है भाई, उसके लिए शेडर क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। शेडर एक छोटा सा प्रोग्राम है जो जीपीयू पर चलता है। इसका काम होता है बताना कि किसी 3D ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर कैसे दिखाया जाए, उसका रंग, रोशनी, टेक्सचर कैसा होना चाहिए। अब हम समझ पाएंगे शेडर एग्जीक्यूशन के बारे में। तो शेडर एग्जीक्यूशन का मतलब होता है पर शेडर प्रोग्राम को चलाना। ठीक है, ये प्रोग्राम शेडिंग लैंग्वेज, एक अलग लैंग्वेज होता है जिसमें लिखा जाता है जीपीयू के लिए स्पेसिफिकली, और स्क्रीन पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेंडर होता है वो कैसे होगा, क्या रंग होगा, क्या टेक्सचर होगा, उसको हम शेडर एग्जीक्यूशन में काउंट करते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो शेडर एक तरह का इंस्ट्रक्शन होते हैं जो जीपीयू को बताते हैं कि ग्राफिकल डेटा को कैसे प्रोसेस किया जाए ताकि फाइनल इमेज तैयार हो सके। पहले शेडर 1.0 था, अब शेडर 2.0 है फॉर फास्टर शेड्यूलिंग, ज्यादा बेटर कंप्यूटिंग, बेटर शेड्यूल कर सकता है, प्लान कर सकता है सिस्टम। बट इसका जो डिफरेंसेस है वो माइन्यूटली ऑब्जर्व होगा जब आप काम करोगे। ये वही समझ सकता है जो डेटा इनकोडर में घुसा। अब ये एआई एक्सेलरेशन आ गए हम अपने पॉइंट पे, फ्रेम जनरेशन। पहले DLSS 3.0 आता था, अब DLSS 4.0 आता है। DLSS 3.0 में हम 4000 सीरीज के जितने भी ग्राफिक्स कार्ड थे, एग्जैक्टली किसी गेम में हमको 80 FPS मिल रहा है तो DLSS ऑन करने के बाद हमको वो 120-130 FPS का देखने को मिलता था। 20 to 30% का डिफरेंस देखने को मिलता था इन FPS। लेकिन अब यही चीज 4 टाइम्स होने वाली है। अगर आपको 80 FPS मिल रहा है, यू कैन गारंटी कि ये FPS बढ़कर आपको 180, 190, 200 तक जा सकता है, इवन मोर। दैट इज कॉल्ड 4x फ्रेम जनरेशन मल्टीप्लाई बाई 4। अब लेकिन उस फ्रेम जनरेशन का आपका रियल टाइम में क्या यूसेज है वो मैटर करता है। क्या आपका 100 FPS से काम नहीं चल जाता गेम में, 200 FPS ही चलेगा, लेकिन सिनेरियो टू सिनेरियो, गेम टू गेम जरूर डिफर करेगा। आप जब 2K डिस्प्ले यूज करोगे, 4K डिस्प्ले यूज करोगे, 8K डिस्प्ले यूज करोगे, तब ये मैटर करता है दोस्तों। ठीक है, मेमोरी टाइप जैसे रैम हम कहते हैं DDR4, DDR5, SSD कहते हैं Gen 4, Gen 5, स्पीड रीड राइट बढ़ जाता है कि नहीं। पहले आपको GDDR6 रैम VRAM देखने को मिलता था, अब GDDR7 VRAM देखने को मिल रहा है। अब GDDR7 में नो डाउट रीड राइट स्पीड VRAM का काफी बढ़ जाता है, लेकिन और काफी अच्छा बढ़ता है। और इस बार आपको क्योंकि डिजाइन भी चेंज करना पड़ा इनको, क्योंकि अब जो 4050 में 6GB VRAM मिलता था, अब आपको 5050 में वही चीज 8GB VRAM देखने को मिलता है। मतलब आपका जो गेम का जो VRAM रिक्वायरमेंट है, लाइक फोर्जा होराइजन वेस्ट और इन सब जो
बड़े बड़े गेम्स हैं, एलन वेक जो वी-रैम का नहीं आता, कभी नीचे रेड पैरामीटर आ जाता था कि भैया वी-रैम कम है, गेम परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाएगा। अब वो चीज नहीं होने वाला, क्योंकि 50-50 में ही सबसे इनिशियल ग्राफिक्स कार्ड में ही आपको 8 GB वी-रैम दिख रहा है, क्योंकि आने वाले जनरेशन में सारे बड़े गेम्स ज्यादा वी-रैम रिक्वायर करेंगे, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस रोल यहां पर आ जाता है। लेकिन 4060 से अगर कंपेयर करें यहां पर भी, तो वहां भी 8 GB वी-रैम है, तो वो एक बहुत प्रॉपर स्लॉट बन जाता है कि आप उसके साथ भी जा सकते हो। बट अभी बने रहो, बहुत डिफरेंसेस उसके बाद भी है जहां पर आपको 5000 सीरीज हेल्पफुल रहेगा, लेकिन हो सकता है सबके लिए नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, AV1 इनकोडिंग। अभी इनकोडिंग क्या होता है, ये हमेशा हम लोग वीडियो फॉर्मेट की बात करते हैं। जो AV1 इनकोडिंग है ये क्या है, थोड़ा समझ लीजिए। ये एक मॉडर्न वीडियो इनकोडिंग फॉर्मेट होता है जो हाई कॉम्प्रेसर एफिशिएंसी और बेहतरीन वीडियो क्वालिटी के लिए डिजाइन किया गया है। अब इसको नए जीपीयूज जो है RTX 4000 सीरीज के बाद से यूज किया जा रहा है, एनवीडिया के द्वारा भी और AMD के द्वारा भी अपने RX 7000 सीरीज में, और इंटेल आर्क में भी ये यूज करना शुरू कर दिए, जिससे कि बेटर वीडियो क्वालिटी लाई जा सके आप लोगों के सामने। तो जितने भी वीडियो रेंडर होते हैं जो आपको दिखता है सामने, वो AV1 इनकोडिंग को यूज किया करते हैं। पहले 8 जनरेशन का देखने को मिलता था, अब 9th जनरेशन का आपको 5000 सीरीज में देखने को मिलेगा। तो वीडियो क्वालिटी एग्जैक्टली थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगी, ग्राफिकल इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, बट रियल टाइम आपको वो फील नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि यार हम इंसानों की आंख दो मॉनिटर के बीच में आसानी से डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। अगर दूर दूर रखा हो तो दो गेम में करने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड अगेन अ विजुअल एक्सपीरियंस। नो डाउट देयर विल बी एनहांसमेंट, बट नॉट दैट मच कि आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत है। अब आपको जो डिस्प्ले सपोर्ट देखने को मिलेगा, ये बड़ी बात है कि 5000 सीरीज में आपको जो डिस्प्ले सपोर्ट है वो 2.1 का देखने को मिलता है, और पहले 1.4 डिस्प्ले सपोर्ट देखने को मिलता था। तो 2.1 डिस्प्ले सपोर्ट के साथ आप बेटर आउटपुट ले सकते हो, बट ये 2.1 डिस्प्ले सपोर्ट हर लैपटॉप में देखने को मिलेगा कि नहीं, ये एक बड़ी बात है, बिकॉज दिस इज ए पोर्ट रिलेटेड थिंग, एंड पोर्ट का जनरेशन बढ़ाने से प्राइस बढ़ जाता है लैपटॉप का। मतलब आपका लैपटॉप कैपेबल है उसके लिए, बट दिया जाएगा कि नहीं हर जगह, वो दूसरी बात। चलो अब 4000 सीरीज और 5000 सीरीज में क्या लीप है, कितना डिफरेंस है, तो आइडिया लग गया होगा। कंक्लूजन में वीडियो के बाद में बताऊंगा जब गेम खेल लेंगे एक बार। लेकिन आप थोड़ा 5000 सीरीज में 50-50 और 50-60 में जो लोग कंफ्यूज हैं, भैया थोड़ा रुक जाएं, क्या रेट कम हो जाएगा तब लें क्या, तो 50-50 और 50-60 में क्या डिफरेंस है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो जीपीयू का डाई है, साइज, डीपीयू पे जो चिपसेट यूज किया जाता है, सिलिकॉन चिप, जो पहले 4000 सीरीज में यूज होता था या 5000 सीरीज में जो यूज हो रहा है, वो सेम ही है जो कि हमारा 50-50 में है या 50-60 में है। उसका मॉडल नंबर है GB207। एंड कूडा कोर्स की जहां तक बात है, कूडा कोर्स में बताना भूल गया था, पहले भी 4000 में कूडा कोर्स आपको अप्रोक्सीमेटली 6000-7000 के अराउंड देखने को मिलता था, लेकिन 5000 सीरीज में यही चीज बढ़ के 12000, 25000, 21000 तक जा सकता है। लेकिन इनिशियली 50-50 की बात की जाए तो यहां पर 2560 कूडा कोर्स देखने को मिलता है मल्टीप्लिकेशन के साथ देखा जाए, और अगर 50-60 में कूडा कोर्स देखा जाए तो वहां पर आपको 3328 अप्रोक्सीमेटली 20-25% का जंप है 50-60 में। लेकिन ये कूडा कोर्स होता क्या है? कूडा कोर्स जीपीयू के जो बेसिक कंप्यूटेशनल इंजन्स होते हैं उसको कहा जाता है। ये शेडिंग हो गया, जो फिजिक्स हो गया और जनरल पर्पस कैलकुलेशंस हो गया, इसको हैंडल करता है। इसी के ऊपर फिर हमारे टेंसर कोर्स और सारी चीजें आती हैं। ये बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कंप्यूटेशन इंजन्स का। ज्यादा कूडा कोर्स होने का मतलब है बेटर पैरेलल प्रोसेसिंग, फास्टर रेंडरिंग और इंप्रूव परफॉर्मेंस इन एआई एंड क्रिएटिव वर्कलोड्स। तो जितना ज्यादा आपका कूडा कोर होगा उतना ही ज्यादा पैरेलल प्रोसेसिंग एक साथ 50 काम कर सकता है, और एआई का वर्कलोड भी आसानी से हैंडल कर सकता है। अब जो टेंसर कोर्स के बारे में मैंने बताया था, वो देखो दोनों में ही 5th जनरेशन मिलता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि 80 कोर्स आपको मिलते हैं 50-50 में, और 50-60 में 104 मिलता है। तो देयर इज अप्रोक्सीमेटली 10-15% का डिफरेंस। तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट करता है, बट बहुत मेजर नहीं। सिमिलरली जैसे रीट्रेसिंग कोर्स है, रीट्रेसिंग आपको 20 मिलता है इधर और 26 मिलता है 50-60 में। तो ये तो सीरियसली बता रहा हूं, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। आपको रीट्रेसिंग कैपेबिलिटी दोनों ही प्रोसेसर का ऑलमोस्ट सेम है। अगर आपको बेटर रीट्रेसिंग चाहिए टू द नेक्स्ट लेवल तो हमेशा टॉप ऑफ द लाइन में जाना पड़ता है। मेमोरी टाइप दोनों में GDDR7 देखने को मिलता है, बट कुछ 50-50s हैं जिसमें आपको GDDR
6 भी देखने को मिलता है, लेकिन 5060 में आपको GDDR7 ही देखने को मिलता है। तो ये एक डिफरेंस है, लेकिन अब मोस्टली GDDR7 ही मिलेगा। जितना मैंने रिव्यू किया सब में GDDR7 ही है। टीजीपी रेंज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 5050 थोड़ा सा बेटर ऑप्टिमाइज रहेगा बैटरी के मामले में, बिकॉज इसमें जो डायनेमिक रेंज है 35 वॉट टीजीपी टू 115 वॉट टीजीपी, तो वेरिएशन काफी अच्छा दिया गया है। लेकिन 5060 में मिनिमम 45 वॉट टीजीपी है, मैक्सिमम 125 वॉट टीजीपी है। मतलब 48 तो कम से कम अचीव करेगा, ये आप नॉर्मल टास्क भी करोगे जीपीयू से रिलेटेड। तो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन की बात अगर आप यूज कर रहे हो जीपीयू को भी वाइल वर्किंग, तो 5050 थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस देगा बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के मामले में। लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में, हाई पुश के मामले में 5060 थोड़ा सा ही ऊपर है। चलिए अब थोड़ा गेमिंग का भी परफॉर्मेंस देख लेते हैं, क्या डिफरेंस है 5000 5050 एंड 5060 में। जो 4x हम बात कर रहे हैं, 4x मल्टी फ्रेम जनरेशन का, तो नॉर्मली हम लोग एक 5000 सीरीज में मल्टी फ्रेम जनरेशन होता क्या है, एलन वेक में ये आ चुका है 2x 3x 4x, तो हम इस गेम को सेलेक्ट किए हैं। अभी नॉर्मल सेटिंग पर हमको 90-95 FPS मिल रहा है, लो सेटिंग है, लो रिट्रेसिंग है, मीडियम आपको ग्राफिक्स सेटिंग मैंने कर रखा है, और वॉटेज देखो आप अच्छा खासा पुश कर रहा है लैपटॉप। अब इसमें हम थोड़ा सेटिंग्स चेंज करेंगे। 2x पर हमने सेलेक्ट किया, आप देख सकते हो 2x पर आपका FPS 90 से 120 बढ़ गया। मतलब ये नॉर्मल DLSS 3 और DLSS 3.5 में भी हमको देखने को मिलता था। अब इसको हम ऑप्शंस पे जाकर 3x करेंगे, और 3x करते ही आपका 167 प्लस FPS FSD पर हम खेल रहे हैं। इसी का फायदा आप 2K या 4K पे करोगे तो भाई क्या बेहतरीन FPS मिलने वाला है, 170 प्लस FPS मिल रहा है, और कहां ये 90 FPS ही देखने को मिल रहा था रॉ परफॉर्मेंस में। अब यहां पर जब आप इसको 3x से 4x पर ले जाओगे तो भाई अनबिलीवेबल जो सिस्टम, जो एनवीडिया कहता है 200 प्लस FPS, अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स या डबल या ट्रिपल, जो भी आप कह लो, जो भी FPS निकाल कर ला पा रहा है ये 4K में, लिटरली आप एक नेक्स्ट लेवल एंजॉयमेंट। चलिए चेकआउट मार लेते हैं। तो गाइज इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि यार ये 4000 सीरीज और 5000 सीरीज में कितना डिफरेंस है। क्या जमीन आसमान का फर्क है? कहीं कहीं पर है, लेकिन वो कहीं कहीं पर जो है वो आपके डेली काम पर कितना असर करेगा। इज दैट अ ग्रेट पॉइंट ऑफ डिस्कशन? नॉट मच। क्या 5050 और 5060 में मेजर डिफरेंस है? एग्जैक्टली नॉट दैट मच, बट VRAM सेम है, वॉटेज डिफरेंट है, एंड 5060 कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको एक बेटर ओवरऑल कोर परफॉर्मेंस देगा 5050 से कंपेयर किया जाए तो, बट स्टिल नॉट दैट ग्रेट डिफरेंसेस विच इज देयर। बट गाइस 4000 सीरीज एंड 5000 सीरीज में डिफरेंसेस है, देयर इज अ जनरेशनल लीप, बट एग्जैक्टली क्या आपको उतने मल्टी फ्रेम जनरेशन का जरूरत है? क्या आपका AI वर्कलोड उस लेवल का है कि आपका 4000 सीरीज ग्राफिक्स कार्ड नहीं हैंडल कर पाएगा? ऐसा नहीं है। अगर आप 4060 4070 के साथ जाते हो, 4050 के साथ जाते हो, तो 4050 नो डाउट 4050 कहीं ना कहीं जो काफी बड़े गेम्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लैग करेगा, बट रियलिटी में आप उसको अगर मीडियम सेटिंग्स में खेलते हो तो चल जाता है। 5050 5060 नो डाउट यहां पर आपको मल्टी फ्रेम जनरेशन मिलता है, AI कैपेबिलिटी बेटर मिलता है, बेटर टेंसर कोड्स मिलता है, बेटर VRAM देखने को मिलता है, तो कुछ चीजों में ये अच्छा भी है। लेकिन ये सिंपल सी बात है गाइज, आप मार्केट में गए, आपने S24 अल्ट्रा लेने का सोचा, आपने ले लिया। अब ये फोन आज भी बढ़िया चल रहा है, 2 साल पहले लॉन्च हुआ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगले 5 साल भी बढ़िया चलेगा। लेकिन इस साल S25 अल्ट्रा आ गया, तो क्या S25 अल्ट्रा से ही काम हो पाएगा? इससे काम नहीं हो पाएगा। इसमें भी 200 मेगापिक्सल कैमरा है, उसमें भी 200 मेगापिक्सल कैमरा है। फोटो मैं भी खींच सकता हूं, फोटो वो भी खींच सकता है। मेरा प्रोसेसिंग हो सकता है 0.1 सेकंड 0.2 सेकंड डिफर करे, उनका प्रोसेसिंग हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। मेरा फोटो क्लिक 1 सेकंड डिले हो, उनका 2 सेकंड फास्टर हो जाए, लेकिन दैट डोंट मेक द डिफरेंस इन माई डेली वर्क। Guys, it's all about the technology. पैसा एक्स्ट्रा लगाना है तो you can go with the next one, पैसा नहीं लगाना है तो you can go with the current one, but not बहुत पुराना। That's all for this guys, this वीडियो में इतना ही। I hope आप लोगों को इस तरह का वीडियो पसंद आता होगा, एंड इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड बताइए अगर इस तरह का वीडियो आपको पसंद है जिसमें हम ये टेंसर कोर्स, CUDA कोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड सब्सक्राइब करिए तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड यस 5050 और 5060 का रिव्यू आने वाला है जल्दी, कल परसों नरसों जब भी आएगा आप लोगों को अपडेट तभी मिलेगा जब बेल आइकन दबा के रखिएगा।